आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूंगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाले देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े होकर अपनी राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 104, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटीशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं, हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए। उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा कर लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं किया अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम दिन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। नाजरीन, जस्टिस ईसा ने आज अदालती काम शुरू करने से कबल जो है फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई, और ये मीटिंग बुलाना भी अपने आप में एक अहम कदम था, क्योंकि इससे कबल आखिरी फुल कोर्ट मीटिंग 12 दिसंबर 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बुलाई थी। आज के फुल कोर्ट मीटिंग ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया था। फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ किया, जो शाम 7 बजे तक जो है वो जारी रहा। नाजरीन, पार्लियामेंट ने इस कानून के तहत बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस को दे दिया था, और अज खुद नोटिस लेने के इख्तियार का फैसला भी 3 रुकनी कमेटी के हवाले कर दिया। पार्लियामेंट को ये कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि माजी में चीफ जस्टिस ने जो 184(3) है, जो 184(3) के तहत दायर दरख्वास्तों पर अपनी मर्जी के बेंच बनाकर मुतनाज़ फैसले दिए थे। मिसाल के तौर पर पंजाब और केपी में इलेक्शन के इनकाद में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज खुद नोटिस लेकर समाअत शुरू कर दी, जिस पर सियासी जमातों के अलावा खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस के इस कदम पर सख्त तनकीद की थी। इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी एक्ट को भी 184(3) के तहत कलअदम करार दिया था, जिससे ये बहस शुरू हो गई थी कि पार्लियामेंट बालातर है या कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस। इसके अलावा माजी में सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक और कार के रेंटल पावर जैसे बैनुल अक़वामी जो तजारती मुआहदे थे उन पर भी अज खुद नोटिस लेकर उनको कलअदम करार दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी फोरम से भारी जुर्माने हुए और माशी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, और इसकी बाज़गश्त जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी गई। रेकोडेक का केस आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिसडिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूं फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिसडिक्शन होता, हम वो जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से मामलों को ठीक सिमत रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए, इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। जी, मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए, मैं अब वजाहत कर दूं। अगर आप मुझे देना चाहते हैं, मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। नाज़रीन, आज की समाअत के दौरान दरख्वास्त गजार ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल देते हुए कहा कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही है। चीफ जस्टिस का कहना था कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद ही रूल्स में तब्दीली की जा सकती है, लेकिन नाज़रीन याद रहे कि 4 साल से फुल कोर्ट मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। इस मामले पर ख्वाजा तारिक रहीम ने अदालत में कुछ ये कहा कि जस्टिस और इस हवाले से उन्होंने एक बात भी की, वो आपको दिखा देते हैं। Frame of these rules under Article 191 is the prerogative of the Supreme Court, sitting as a full court. When they framed the 1980 rules, the entire court sat together
and in their wisdom, together they framed the rules. This abdication or this intrusion by the Parliament into the affairs of the Supreme Court prompted me to come forward and file this petition. Because I feel चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग ही ना बुलाते तो फिर इसके इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से रूल्स में तरमीम कैसे होंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट का बनाए हुए कवानीन जो हैं मोतबर हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स। नाजरीन, नए चीफ जस्टिस चाहते तो ये थे कि इसी केस को आज ही उसकी जो समाअत है वो मुकम्मल हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ, जिसके बाद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मगर चीफ जस्टिस ने ये वाज़े कर दिया कि वो इस केस के हतमी फ़ैसले तक बेंचेस की तश्कील अपने 2 सीनियर जजेस की मुशावरत के बाद ही बनाएंगे। और समाअत के अख्ताम पर जब दरख्वास्त गुजार ख्वाजा तारिक रहीम ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करने का मुतालबा किया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम किसी और इदारे में तांक झांक कर सकते हैं, हमें इसकी इजाज़त है। और हम यही सवाल आज कर रहे हैं कि क्या एक मुंतखब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के या बाद जो चंद जजेस हैं उस पर मुश्तमिल कोई अदालत जो है क्या प्रैक्टिस वो जो है वो बालातर होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट होगी या पार्लियामेंट होगी, ये हमारा सवाल है। और क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर माजी से जारी चीफ जस्टिस का 1 मैन शो जो है वो ख़त्म कर देगा। इसी हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन हानूर रशीद साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर वकील और PTI के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं गौहर खान साहब, वो भी हमें ज्वाइन करें, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से हमारे साथ होंगे साबिक सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के मामलात की और इस तरीके से फुल कोर्ट बनाया गया है, ये दुरुस्त फ़ैसला था आपके ख्याल में? ये हारून रशीद साहब आपसे कर लेती हूँ, मेरा ख्याल है कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे इरफान कादिर साहब। जी जी, दुरुस्त फ़ैसला था आपके नज़दीक में जो फुल कोर्ट बनाया लाइव स्ट्रीमिंग की? देखें ना, जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे उमर अत्ताब बंदियाल साहब, जो उन्होंने अपने टेन्योर में जो एग्ज़ाम्पल्स पेश की हैं उनमें तो यही था कि वो सुओ मोटो का इख्तियार जब इस्तेमाल करते थे तो अपनी मर्ज़ी के जजेस साहिबान को अपने साथ बिठाते थे, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि जो उनके दौर में हुआ है, जो हमने भी फ़ील किया था। और इसी बिना पे पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक एप्लीकेशन भी दी थी और एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें चूँकि पाकिस्तान बार कौंसिल है, एक तो पार्टी बनाया जाए, उन्होंने पार्टी नहीं बनाया। और सेकेंडली हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि फुल बेंच कंस्टिट्यूट कर दें ताकि ये जितने भी इश्यूज़ आप सुओ मोटो ले रहे हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं और इनको रिजॉल्व फुल कोर्ट कर दे। लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी, जिसकी बिना पर फिर उनको काफ़ी मुखालफत का भी सामना करना पड़ा और उन पे काफ़ी एतराज़ात भी आए। बीइंग ए चीफ जस्टिस हम ये नहीं होना चाहिए कि किसी चीफ जस्टिस के किरदार पर ऑब्जेक्शंस आए, लेकिन उन्होंने किया। और वो सब कुछ अपने सीनियर जजेस जो काजी फाजीसा साहब थे, मंसूर साहब थे, तारिक मसूद साहब थे, उनको अगर साथ बिठा लेते तो फिर भी कोई बात थी कि वो सीनियर मोस्ट है, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। और अपनी जो तो आप समझते हैं जो आज का फैसला था वो दुरुस्त था कि जी लाइव स्ट्रीमिंग की और फुल कोर्ट था? ठीक है, आती हूँ गौहर साहब, आपकी जाने भी आती हूँ, मगर इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान कादिर साहब, आपको ये जो फैसला लगा है आज चीफ जस्टिस साहब का, बल्कि अदालत का फैसला था कि जी लाइव स्ट्रीम की जाए और फुल कोर्ट इस तरह बनाया जाए, ये दुरुस्त फैसला था? ये बहुत अच्छा फैसला था। एक तो उन्होंने सारे जजेस को बचा दिया, जो कि पिछले चीफ जस्टिस को सारा पाकिस्तान कह रहा था, उनके ब्रदर जजेस कह रहे थे, लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं मैं तो बस इसी तरह ही करूँगा और अपनी मर्जी से फैसले करूँगा। तो उन्होंने ये नए चीफ जस्टिस ने आके मिसाल कायम कर दी कि जी मैं अपनी मर्जी नहीं करूँगा, मैं सारे कोर्ट को साथ लेके चलूँगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वहाँ पे,
लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनना तो चाहिए। वो चीफ जस्टिस जो थे वो तो हम ख्याल जजेस को साथ बिठाते थे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो था उनमें रेलेवेंट कैपेसिटी ही नहीं थी टू कॉम्प्रीहेंड के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो उसमें कैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दूसरे को बताते हैं या कैसे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। तो वो एक किस्म की ना मैं समझता हूँ कि एक डिक्टेटरशिप सी कायम हो रही थी, जो कि बड़ी गलत बात है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद ये नहीं है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला था कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाया। उतना ही अच्छा फैसला था कि उन्होंने ये सारा कौम के सामने रख दिया कि दोनों मसलक के जो जजेस हैं उनके आर्गूमेंट्स खुल के आपस में आमने सामने आ गए। वो जो अब सामने पिटीशनर काउंसिल खड़े थे जी, वो जवाब नहीं दे सक रहे थे उन बातों का, जिनका जवाब वो जजेस दे रहे थे जिन्होंने इस लॉ को सस्पेंड किया हुआ था। तो जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस अतर बिन अल्लाह उनको ये क्वेश्चंस करते थे और वो अपने ऑब्जर्वेशंस देते थे, तो उसका जवाब वकीला जो थे वो कम दे रहे थे, और ये जो हम ख्याल जो थे जो जजेस थे में पहले शामिल थे या वो उसका जवाब दे रहे थे। तो सारी बहस जो है वो उन दोनों के दरमियान हुई। सारी पाकिस्तानी कौम ने देखा और सारे पाकिस्तानी लोगों ने देखा, दुनिया के जिस मुल्क में भी थे, और उनको अंदाजा हो गया कि ये कौन सही है और कौन गलत है। तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई है। बड़ी दिलचस्प बात आपने की है इरफान साहब, कहीं जाइएगा ना, हमारे साथ ही रहिएगा। गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पीटीआई से मुंसलिक हैं। जिस तरह के इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि जी एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई थी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, फुल कोर्ट बनाने से क्या हुआ कि एक वो जो एक तासुर था वो ख़त्म हो गया, और फिर अवाम के सामने वाजे हो गया कि जो तफरीक है जजेस के अंदर दोनों तरफ की वो सामने आ गई। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो केस जिस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बनाया है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड है, वो कमेटी जिसमें जजेस बैठेंगे उनसे रिलेटेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है। इसलिए इसके लिए फुल कोर्ट बनाना एक बहुत अच्छी बात है, मुतालबा भी था, और एक सारे जजेस बैठे अपना ओपिनियन दे दे और जैसे भी दे दे। टू दिस एक्सटेंट मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला है। अलबत्ता उसको लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाना मैं नहीं समझता कि इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम इतना रिफॉर्म नहीं, अभी ना हमारी कैमरा है ट्रायल कोर्टों में ना हाई कोर्टों में। फर्स्ट टाइम कैमरे लेके आना और डिस्कशन भी इंग्लिश में, वकील भी इंग्लिश में, प्रोसीडिंग्स भी इंग्लिश में। वो अगर आप देखिए इंडिया में भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, कनाडा में भी हो रही है, सारे कोर्टों में हो रही है, यूएस में भी हो रही है, सारे कोर्टों में हो रहे हैं। अगर आप एक दो केसेस को पॉलिटिसाइज करके आप उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग करें, पब्लिक में जनरल में, इंडिया में सारे कोर्ट्स में नहीं हो रही, कुछ केसेस में हो रही है जो अहम है, कॉन्स्टिट्यूशनली अहम है, जिस तरह कश्मीर के वाले से देखिए इंडिया में सारे हो रहे हैं, सारे उसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट में आज भी कैमरा नहीं है, यूएस सुप्रीम कोर्ट में आज भी कैमरा नहीं है, ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है। तो अगर इसको हट करके करें तो बाकी बहुत अच्छा फैसला। जहां पहले उमर अता बंदयाल साहब थे, मगर इस पे आपका इख्तिलाफ क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सारा सिस्टम रिफॉर्म नहीं होता, नहीं इंग्लिश में भी जनरल पब्लिक में जाता है, इससे आपकी ऐसे तवज्जो भी हट जाती है। लेट्स स्टे फोकस ताकि नहीं सारे केसेस में जब जाएंगे आप कैमरा करेंगे तो देखो पूरी दुनिया ने जिस तरीके से स्लोली ग्रेजुअली लेकर है एवोल्यूशन की तरफ आप जाएं, तो ग्रेजुअली क्या होगा? पहले आवाज दें, देखिए अगर आप आज सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस करें तो हाई कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का तो खुद भी यही ऑप्शन रहा है कि सारे केसेस हाई कोर्ट से होके पे आ जाए हमारे पास, तो वहां भी फिर कैमरे हो। देखिए कैमरे के होने से आपका एक इंप्रेशन जो जाता है बाहर, और स्पेशली मतलब कि जो आप अंदर कर रहे हैं वो बाहर लोगों को नजर आ जाए तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तवज्जो थोड़ी सी हट जाती है आपके मेन काम से और किसी और तरफ चली जाती है, और अगर आप केस कंक्लूड कर पाते हैं आधे घंटे में तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बेहतर ये है कि इसको टाइम दे दे और फोकस रहे इस बात पे कि आप टाइम कंस्ट्रेंट को मद्देनजर रखते हुए उनको ऐसे रखें। ये जो नुक्ता आपने उठाया ये मैं चाहती हूँ कि निहाल हाशमी साहब भी इसके ऊपर बात करें। निहाल हाशमी साहब, बहुत सारे लोगों ने तो इसको सराहा है, कहा है कि जी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी है, बल्कि कई लोगों ने जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि काश के भुट्टो साहब की भी जो जजमेंट है उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती तो शायद उनको फांसी ना होती। मगर गौहर साहब कह रहे हैं कि अभी हम इतने इवॉल्व नहीं हुए एज ए सोसाइटी, और आपकी जो मेन चीज़ है उससे तवज्जो उठ के किसी और चीज़ पे चली जाएगी। क्यों आप लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तारीखी फैसला था मौजूदा चीफ जस्टिस का। एक मुंतशिर जजों के जो बेंच थी उसको उन्होंने मुत्तहिद किया, एक लड़ी में पुरो दिया, और पाकिस्तानी कौम ने देखा कि बहुत अरसे बाद 4-5 साल के बाद हमारे जजेस एक दूसरे के साथ बैठे, जो कि बैठने का मौका और मौका उनको नहीं दिया गया।
तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका था कि लोगों ने अपने लोगों को देखा कैसे बैठे हैं और उन्होंने सबसे पहले अपने हवाले से केसेस डिसाइड किया। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स थे। इसमें ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर था कि 184(3) को आप कहाँ तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस दीगर जजेस इक्वल पावर रखते हैं, उनके पास इक्वल जुडिशियल पावर होता है, मगर चीफ जस्टिस साहब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्स्ट्रा आता है, जिसको अब वो और फर्दर उसको अपने पावर को नीचे दे रहे हैं, अपने डेलीगेट कर रहे हैं अपने 2 सीनियर साथियों को कि जब हम सो मोटो ले या बेंच की तश्कील करें तो रोस्टर मास्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि नजर आना चाहिए कि एक इज्तिमाई फैसला है और किसी को इसमें शिकायत नहीं। अब जहां तक है अवाम, तो ये बहुत अच्छा फैसला है स्ट्रीमिंग का कि आम लोग जो टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपया टैक्स लगाते हैं, जो लोग देते हैं, उनको पता होना चाहिए हमारे टैक्स का पैसा कहाँ, कब, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से, किस सिमत में चीज चल रहा है। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि पाकिस्तान के स्कूलों में 8वीं जमात से लेके रेगुलर और कंपलसरी पढ़ाया जाए आईने पाकिस्तान को, ताकि हमारे आम शहरी नहीं, वो एक और चीज है। मगर देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्यों बराह रास्त दिखा रहे हैं, फिर आप हाई कोर्ट्स के भी दिखाएं। दिखाना चाहिए, कोई बुराई नहीं, मगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL मैटर्स है, वो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, देखिए ये बात पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने अगर कहा तो ठीक कहा, हमें भी ये पता चलना चाहिए कि फांसी क्यों दिया गया पाकिस्तान के वजीर आजम को, हमें पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बेदखल और जलावतन क्यों। ठीक, ये आपने जो तजवीज़ दी है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को बराह रास्त दिखाना चाहिए। हारून रशीद साहब, आप तो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को, क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाइव स्ट्रीम अब से अदालतें दिखाएंगी कि नहीं? आई मीन, अब इज दिस द न्यू नॉर्मल कि अदालतें जो हैं वो लाइव स्ट्रीम करेंगी? देखिए, जब तक काजी साहब का ये आइडिया है, मेरे ख्याल में पब्लिक ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है और पब्लिक ने बड़ा इंटरेस्ट लेके पूरा दिन ये देखा है, मुख्तलिफ राय आई हैं और हर शख्स ने जिससे भी मुलाकात हुई उन्होंने कहा काजी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, ताकि अवाम को पता चले कि ये क्या हो रहा है। मगर सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगी, आप तफरीक कैसे करेंगे जी? इस केस को दिखाना है, इस केस को नहीं दिखाना? नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट का ये सबसे बड़ा केस है। अगर इसी तरह का कोई केस है और फुल बेंच बैठता है तो फिर तो दिखाना भी चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ वो नहीं होगा, मैनेज नहीं हो सकेगा। कि बाकी अगर रूटीन के केसेस चलते हैं तो 6-7 बेंचेस चलते हैं, तो 6-7 बेंचेस को पूरी कौम को नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, इस तरह के इश्यूज जो है वो दिखाने चाहिए ताकि पब्लिक को भी पता चले, पब्लिक का इंटरेस्ट भी है तो और पब्लिक भी ये देखे कि अदालतों में क्या होता है और सियासत में क्या होता है। तो इमरान खान साहब का जो ट्रायल हो रहा है और बंद, जिसे कहना दरवाज़ों के पीछे हो रहा है, जेल के अंदर हो रहा है, आप चाहेंगे कि वो भी लाइव दिखाया जाए? नहीं, वो पब्लिक इंटरेस्ट का उस तरह केस नहीं है। ये तो जनरल केस है ना। जो कोर्ट ने एक कौमी असम्बली ने एक एक्ट बनाया है और उस एक्ट को साबिक चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया था, जिसकी वजह वो एक और कहानी है, वो एक और कहानी है। गौर साहब, आप क्या चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि जी देखें, इमरान खान का जो केस है वो किसी और नौयत का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। मैं तो समझ रही थी आप कहेंगे जी इमरान खान साहब का भी ट्रायल आप दिखाएं, लाइव स्ट्रीम दिखाएं। वो लाइव स्ट्रीमिंग तो एक अलग बात है, लेकिन देखो ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और आईन कह चुका है और कई सारी जजमेंट्स है इस बात में कि आपके फंडामेंटल राइट में से 2 चीज़ें, आपका ट्राइब्यूनल अनबाइस्ड हो, आपका ट्राइब्यूनल ओपन हो और आपका वेन्यू ओपन हो जहां आपका ट्रायल होगा। कभी ऐसा ट्रायल का तो कानून में, आईन में उसके सही नहीं है कि आप उसको अटक जेल में करवा लें। और अगर हम यहाँ से 180 केस में जिन लोगों का हुआ है तो गलत हुआ है, सही है, और टू रॉन्ग कैन मेक इट राइट, और वो नहीं होना चाहिए। मगर लाइव स्ट्रीमिंग आप नहीं कहते कि इमरान खान साहब की ट्रायल लाइव स्ट्रीमिंग का ये है कि देखो जजेस को इस बात पे नहीं जीना चाहिए कि मेरे किस सेक्शन का पब्लिक में पजीराई होनी चाहिए। जजेस जो है एक पास पे कभी नहीं जाते। पब्लिक इंटरेस्ट, आईन में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशूज़ है उनको ले वो क्यों करते हैं? देखिए, स्लोली ग्रेजुअली हम भी करना शुरू करेंगे, अक्रॉस द बोर्ड सबका करेंगे, लेकिन रेगुलेट कर लेंगे, प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्टों ने एक काम शुरू किया, IT सिस्टम आया, अभी वीडियो लिंक के जरिए से होगी तो बहुत अच्छा है। तो हमने तो PTI भी गई मरतबा गई, मगर ये बात लोगों को बताना बहुत अहम है कि ये जो फैसला है ये फुल कोर्ट ने किया है, अदालत ने किया है कि जी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।
अदालत की प्रोसीडिंग्स के हवाले से और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से जो आज आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखा। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद रियली द मीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि पार्लियामेंट बालादस्त है या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, और उससे भी अहम सवाल जो है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, क्या ये वन मैन शो जो माजी में शिकायत लगाई जाती थी इसको ख़त्म कर देगा कि नहीं। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख़ी दिन था जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से दिखाई गई और फुल कोर्ट जो है उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो मुकदमा था उसको मुकदमा सुना। निहाल हाशमी साहब, एक सवाल जो उठता है वो ये उठता है उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से जो साबिक चीफ जस्टिस हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनकी सुनवाई तो की मगर फैसले नहीं दिए, जिस तरह के आप समझ लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ख़ुद, फिर आप देखें एक और भी अदालत का ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल था वो भी सुना मगर उसका फ़ैसला नहीं किया। तो जो नैब तरमीमी बिल था वो उसका फैसला उन्होंने आखिरी दिनों के अंदर कर दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, बेहतर तो वो खुद बता सकते हैं, मगर वो मुझे जो महसूस हुआ वो ये हुआ कि वो जाते जाते लोगों के हाथ मरोड़ना चाह रहे थे। हाथ मरोड़ने की कोशिश उन्होंने की है, मगर उससे मैं नहीं समझता आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हाथ मरोड़ पाए कि नहीं मरोड़ पाए। उन्होंने ऐसा काम किया कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा वाली बात की। अब उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से पड़ेगा ये गॉड नोज बेटर। जिन लोगों को भी इसमें बेल आउट हुए, जो लोग नैब के केसेस में, वो आफ्टर माने ड्यू डिलिब्रेशन हुए और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारे लोगों के ऊपर ये लागू होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों पे इतना ज़्यादा लागू होगा, क्योंकि सारों का केस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और वो फेयर ट्रायल के साथ ही ख़त्म हुआ है और लोगों ने अपने 3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल, मानी इवन आप देखें शहबाज शरीफ साहब 22 महीने जेल में रहे, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स वो जेल में रहे और उनके खिलाफ कोई फाइंडिंग नहीं आ सकी, कोई चीज़ नहीं बन सका। और यहाँ यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी से लेके यूके की अदालत ने भी कहा कि नहीं, देयर वाज नो क्राइम, कुछ भी ऐसा एम्बेरसमेंट नहीं हुआ है। तो ये उनके अपने जहन की कोई इख्तरा थी, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर अपेरेंटली प्राइमा फेशी ये बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच था। मैं समझता हूँ कि किसी भी आउट गोइंग शख्स को इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे कैफियत पैदा कर दी जाए। दूसरे तरफ जी और क्या आपने पूछा था? जी बस मैंने आपसे यही पूछा था इसी हवाले से कि कुछ उन्होंने केसेस की सुनवाई की मगर इस हवाले से वो केसेस को वो इख्तिताम पजीर नहीं कर सके, उनकी जजमेंट्स नहीं दे सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उनमें से एक ही था, तो जो नैब तरमीमी बिल था उसके अंदर तो उन्होंने फटाफट फैसला दे दिया। इसकी क्या वजह थी? इंतकाम वो पॉलिटिशियंस को टास्क में लेना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि मैं जाते जाते भी आपको फिक्स करके जाने की कोशिश करूंगा। ये आपने वाजे कर दिया। गौर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी फॉर एन इंडिपेंडेंट व्यू हारून साहब, मगर इनका जवाब आप देना चाहेंगे? पहली बात तो यह कि जजेस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो आप इंतकाम की बेस पे जजेस फैसले नहीं किया करते। वो एक बेंच बनाया हुआ था, उसमें 2 और मेंबर कुछ बैठे केसेस सुनना लेकिन और उनको कंक्लूड ना करना, कुछ केसेस सुनना और उनको कंक्लूड कर देना। जो केसेस उन्होंने सारे सुने थे, सारे के सारे कंक्लूड कर लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अभी उसको तो नहीं कंक्लूड किया, मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी नहीं किया। जस्ट वन जो उन्होंने नेब का केस किया था, 53 हियरिंग्स कर दी थी, कंक्लूड हो चुका था और जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी, सितंबर में हो गई थी। इसलिए ये तो जून 2 2022 से आ रहा था, ज़्यादा टाइम हुआ था। जो प्रैक्टिस मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में और उसमें देखें फॉर इंस्टेंस मिलिट्री कोर्ट्स में भी अटॉर्नी जनरल की तरफ से रिक्वेस्ट आई हमें टाइम दे दे और हम उसमें से लॉ में चेंजेस करते। मौजूदा लॉ जो पाए आप इसकी लास्ट ऑर्डर देख लें। चीफ जस्टिस के हुआ, इन्होंने क्या किया, 2 लॉ लेके आए। एक लॉ सबसे पहले ये लेके आए, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। इससे बाद साथ ही दूसरा जो लॉ लेके आए थे वो है रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके पास लेके आया। और वो भी जब रिव्यू चल रही थी उस वक्त इलेक्शन रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने उसका पहले फैसला कर दिया, इसमें चीफ जस्टिस ने क्या ऑर्डर कर लिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो 2 लॉज आए उसमें कोई ओवरलैपिंग है और हम इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, हमें कुछ टाइम दे दे। तो चीफ अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के बिहाफ से, खैबर पख्तूनख्वा से है ना, तो वहाँ पे एक वकार सेठ साहब की जो जजमेंट है, जी बिल्कुल, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर वाली, जिसके तहत
आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं आपके पूरे सूबे के, हाँ, वो इन क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है। कितना अरसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की सुनवाई नहीं की? देखिए सुनवाई नहीं की तो ये तो वो वैसे हो कितना अरसा गया है? वो तो बड़े लोगों को, वो तो सारे लोगों को एक ग्रीवियंस है। मुझे भी कितने सबसे साल हो ज्यादा गए है, सर उस चीज़ सबसे को? ज्यादा है। देखो 2 केसेस साल तो हो गए कि पेंडिंग 3 साल? केसेस तो 4-4, 5-5 सालों से पेंडिंग है। तो फिर 2-2 एक सालों साल से तो केस लग ही नहीं रहे थे। वही मेरा सवाल है कि 57,000 पेंडेंसी है। लोग फिर सवाल तो करेंगे ना कि एक जो केस आता है उसको आप यूं फटाफट निपटा देते हैं, दूसरा केस जो है जो वाकई में फंडामेंटल राइट्स का है उसके पर आप 3 साल से बैठे हुए क्यों हारून साहब? डेफिनेटली जो भी उन्होंने केस, कोई एक केस बता दें कि बंदयाल साहब ने अपने टेन्योर के दौरान पब्लिक इंटरेस्ट के केस डिसाइड किया हो और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में डिसाइड हुआ हो। उन्होंने डिले, ये जो फैसला उन्होंने जाते जाते नैब के मुतल्लिक किया है, ये 2 महीने 3 महीने पहले, 3 माह पहले बहस हो चुकी थी और रिज़र्व हो गया था। जो केस रिज़र्व कर लिया जाए, अगर उसका टाइम ज़्यादा हो जाए तो दोबारा हेयरिंग होती है और फिर जज साहब की ट्रांसफ़र हो गई हो तो 1 हफ़्ता पहले ही वो काम इस तरह के छोड़ देते हैं। और इन्होंने रिटायरमेंट होनी थी इनकी, और जिस दिन रिटायर होनी थी उसके अगले दिन बुला के जी ये फ़ैसला कर दिया। इसलिए ये पता चलता है कि इसमें कोई मैलाफाइडी का आंसर है और ये पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात नहीं हुई, ये विक्टिमाइज करने वाली बात हुई। तो अगर ये एक चीज़ का मैं अगर 1 मिनट के लिए मैं उसमें करूँ, उमर अता बंदयाल साहब ने जो डिसीजन दिए, देखो एक लास्ट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन पे उमर अता बंदयाल साहब को कह दिया था कि उमर अता बंदयाल साहब ने वो फैसला दे दिया जिसने नज़रिया ज़रूरियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। लास्ट हुकूमत ने जिस तरह जजेस को और कौन सा फैसला नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया? वो जो नो कॉन्फिडेंस वाला आया था, ये सारी इम्पोर्टेड हुकूमत खड़ी थी और उन्होंने कहा था कि ये नजरिया जरूरत दफन कर दिया था। ये शहबाज शरीफ के अल्फाज थे, ये उन्होंने ऐसे किए थे। ये गुज़श्ता हुकूमत ने जितना सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाया किसी ने नहीं किया। जनरल पब्लिक के जो केसेस हैं, मैंने अपना 2 साल हो गए, हमारा कोई एक केस भी तो फैसला नहीं हुआ। अगर लगते जरूर हैं 56,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर बहुत बड़ा फैसला, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के फंडामेंटल राइट्स का फैसला जो है, एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर के हवाले से एक केस जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कई अरसे से, 2-3 साल हो गए, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो इसीलिए लोग ये कहते हैं कि जी आप किसी दायरे कार के अंदर उस फौरन लग के और उसको फारग कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ऑडियो जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसका फॉरेंसिक हुआ है और इन्होंने तो उसे रोक दिया। आप उनकी मदर इन लॉ की ऑडियो की बात करें, ठीक है। बहरहाल ये सवाल फिर किया जाता है कि अगर पॉलिटिसाइज हो गई जुडिशरी तो फिर बड़ा नुकसान होगा। इस पर भी बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गौहर साहब, मुझे ये बताइए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तो ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जी जो एक चीफ जस्टिस है वो फैसला नहीं करेंगे कि जी एक बेंच तश्कील होगा या कौन सा बेंच तश्कील होगा और कौन सा केस सुनेगा, ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे। तो इसमें क्या है, ये तो अच्छी बात है, आप डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, जमहूरियत ला रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आपका अगर लेके आना चाहते हो, अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो जिस तरह इस्लाम है कि अपील हो और इसमें आर्टिकल 184 के ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी अपील हो, आप केस लगाएं, वो भी 14 दिन के अंदर, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो ये कि अगर आपने ये कानून करना है तो आपने आइन में तरमीम करके ना, ये आइन का तकाजा है। अच्छा। आप बाय लॉ नहीं लेके आ सकते, तरमीम करना होगा। निहाल साहब, आपने गौर साहब की बात सुन ली, वो कहते हैं कि आईनी तरमीम करके लाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल से, मगर आईनी तरमीम करके लाएं, बाय लॉ के जरिए नहीं। नहीं, किसने कहा आईनी तरमीम? कहाँ लिखा हुआ कि आप आईनी तरमीम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना, तकरीबन 500 लोग बैठे हुए पार्लियामेंट में, 340 से ज्यादा हैं नेशनल असेंबली में और 100 से ज्यादा हैं सेनेट में। उन सारे लोगों की एक डेलिब्रेशन होती है, वहां पे बहुत सारे लॉयर, जूरिस्ट, एक्स जजेस बैठे हुए हैं। जब आप देखिए, जब पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी, उसमें बार काउंसिल जो, बार एसोसिएशन जो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, और सारे लोगों ने, और इवन इनसाइड द जजेस जो बेंच के अंदर से लोगों ने नोट्स लिखे, मुख्तलिफ मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इंडक्ट किसको करना चाहिए, तो ये इन हाउस भी डिमांड थी ये कि इसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कोई तब्दीली आनी चाहिए, और जो 40 साल से नहीं हुआ था, तो अगर एक एक्ट की सूरत में लाया जा रहा है तो इसमें कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है।
मोर डेमोक्रेटाइज किया गया, मोर ट्रांसपेरेंट ठीक किया है। गया। इसी पहलू को आगे लेके चलते हैं। हारून रशीद साहब, जिस तरह के निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी? खुद अदालत में से ये आवाज़ें उठ रही थी, आपके बार में से ये आवाज़ें उठ रही थी कि वन मैन शो नो लॉन्गर अलाउड। इसीलिए लेकिन वो हमारी आवाज़ें तो उठी थी, उन आवाज़ों का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हम जो बंदयाल साहब थे उनको तो हम यही कहते थे कि फुल बेंच बैठाएं, उन्होंने नहीं बैठाया। अगर फुल बेंच उसी वक्त बैठ जाता और यही डिसीजन आता, चाहे कि अमेंडमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, या नया ला आएगा या अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डिसाइड उस बेंच नहीं करना था। तो ये उनके होते हुए अगर यही फुल बेंच बैठ जाता तो हम तो ये कहते हमें तो एतराज़। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो आया वो सही आया, सही तरीके से आया। वो मजबूरी पे भी इसलिए आया है कि साबका चीफ जस्टिस साहब जो थे वो उनका उन्होंने एक रवायत बनाई और वो अपने तौर के बेंचेस बना अगर उसी तरह थे तो वो एक पार्टी को फेवर कर रहे थे थ्रू आउट। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कहता। हारून साहब, एक और बात बताइए, जो बात काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी पूछी और बार बार पूछी ख्वाजा तारिक रहीम से, जो पिटिशनर हैं। उन्होंने कहा कि जब आप 184(3) के तहत आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अवाम के फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आप इन्वोक करें। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है? कोई भी नहीं हुई। अगर वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब मानते भी हैं कि ये जो आप एक्शन ले रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि 2 जजेस अगर 3 जजेस डिसाइड कर दें कि केसेस की फिक्सेशन किस तरह होगी, ये आर्गूमेंट्स में उन्होंने कहा है। लेकिन ये है कि आप कोर्ट के थ्रू ना करें, पार्लियामेंट के थ्रू करें। हालांकि पहले नहीं, कोर्ट खुद करे, पार्लियामेंट ना करे। ख्वाजा तारिक साहब के ये आर्गूमेंट्स थे कि वो को आप खुद कर लें, पार्लियामेंट ना करें। ठीक है, तो वो खुद करें या पार्लियामेंट करें। बात तो यही है कि 3 जजेस हों, एक जज साहब जो हैं वो अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 3 होंगे तो 2 की राय प्रिवेल करेगी, एक की नहीं करेगी, या तीनों एक पेज पे होंगे। गौर साहब वो सवाल ये करते रहे कि पहले आप एस्टैब्लिश करें दैट द केस वाज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट सॉट द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस, देखिए ये ऐसा सिंपल नहीं है कि आप ये करें या पार्लियामान करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू वाला ऐसा नहीं हो सकता। आज भी हम कहते हैं कि जजेस का तयन कैसा होना चाहिए, आईन में तरमीम करेंगे। फंडामेंटल राइट, एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लोगों का फेयर ट्रायल फंडामेंटल राइट है, कानून के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब आपका भी, हारून रशीद साहब आपका भी, निहाल हाशमी साहब आपका भी, और हमें इरफान कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया था। नाजरीन, हमारी जो नज़र है वो रहेगी इसी केस के ऊपर, इसकी जो अगली समाअत है इसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाएंगे। मगर बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में आज एक बहुत ही अहम दिन था। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।